नमस्कार, दिश एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे इतिहास में मौर्यों के बाद क्या हुआ। मौर्य हम कंप्लीट कर चुके थे, अब देखते हैं हम मौर्योत्तर काल में क्या होता है। ठीक, तो हम पहुंच गए हैं आपके मौर्योत्तर काल में। ठीक, देखिए मौर्योत्तर काल में हम दो तरीके से मतलब दो भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे, एक देसी शासक, एक विदेशी शासक, क्योंकि इस समय कुछ विदेशी आक्रमण होते हैं। ठीक, एक हम देसी शासक पढ़ेंगे, एक हम विदेशी शासकों को पढ़ेंगे। ठीक, देसी शासक में है शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश और चेदी वंश, इतने वंश आते हैं। ठीक, शुंग, कण्व, सातवाहन और आपके चेदी। विदेशी में आते हैं बैक्ट्रियन, बैक्ट्रियन को हिंद यवन भी कहा जाता है, हिंद यवन, शक, पहलव, कुषाण। ठीक, कुषाण को यूची भी कहते हैं। बैक्ट्रियन, शक, पहलव, पहलव को पार्थियन भी कहते हैं ना, पार्थियन। ठीक, पार्थियन भी कहा जाता है। चलिए देखिए, इसको इसी क्रम में याद रखिएगा क्योंकि यह आक्रमण का क्रम भी है। पहले बैक्ट्रियन आए, फिर शक आए, फिर पहलव आए, फिर कुषाण आए। तो इसको हमको इसी क्रम में ही याद करना और इसी क्रम में हम पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे विदेशी आक्रमण हुए जो मौर्य काल में। ठीक, मौर्य काल के पहले तो आपको पता है क्या हुआ, अशोक हो गए हैं बुद्ध, शांति का मार्ग अपनाने लग गए हैं। ठीक, बहुत से जो इतिहासकार हैं वो अशोक की इस चीज़ का थोड़ी सी आलोचना करते हैं कि अशोक ने अपने समय, तत्कालीन समय जब चीन दीवार बना रहा था, उस समय जब अशोक शांति इसमें लगे हुए थे, उन्होंने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। ठीक, क्योंकि देखिए जो मध्य एशिया का क्षेत्र वो पूरा कबीलाई क्षेत्र था, वह शुरू से ही कैसा रहा है, कबीला कल्चर चला है, केवल एक दूसरे पे आक्रमण करना, लूटना कसोटना वाला कल्चर वहाँ शुरुआत में रहा है। अशोक का शासन जब तक था मजबूत था, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि भारत की तरफ आंख उठाकर देखे या आक्रमण करे। अशोक की सेना से सब डरते थे। भले अशोक ने एक शांति धर्म अपना लिया, लेकिन लोगों को यह पता था कि अगर हम ऐसा किए तो सेना अभी उसके पास है। कि अशोक ने कभी अपनी सेना भंग नहीं की। ठीक, अशोक की सेना कभी भंग नहीं हुई, ना ही अशोक ने कोई उसका राज्य छीनने की किसी को परमिशन दी। ठीक, तो अशोक शांति के मार्ग पे जरूर था, पर वह अपनी जो साम्राज्य की एकता उसको कमज़ोर नहीं किया था, रुका हुआ था। लेकिन अशोक के जो बाद वाले जो शासक हुए वह कमज़ोर होते गए, छोटे छोटे एरिया में टूटता गया। तो जो विदेशी है, व्यापार तो चारों तरफ था, लोगों को यहाँ की कंडीशन पता थी कि भारत कितना समृद्ध क्षेत्र है। ठीक, इधर चीन की दीवार बन रही है, तो जो आक्रमण इधर होता था अब दीवार बनने के कारण वो कठिन हो गया मार्ग, तो लोग क्या है इधर भारत की तरफ डाइवर्ट होने लग गए। तो बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेकर अशोक के समय की ये आलोचना भी करते हैं कि उस समय के जो भारतीय शासक हैं उन्होंने चीन जब निर्माण कर रहा था दीवार का, तो इन्होंने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया कि इसका आगे चल के क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उस समय जो सबसे बड़े एक स्थायी राजवंश का शासक था अशोक। ठीक, तो जो आक्रमण का क्रम शुरू होता है वो शुरू होता है बैक्ट्रियन से। ठीक, बैक्ट्रियन या हिंद यवन। इसका कारण पहले देखते हैं कि आखिर ये आक्रमण किया क्यों। ठीक, भारत पे सबसे पहला आक्रमण बैक्ट्रियनों या हिंद यवन ने किया। ठीक, ये कहाँ से आए थे, यह हिंदू कुश पर्वत को पार करके आए थे। पूछता है इसलिए ध्यान रखिएगा, हिंदू कुश पर्वत को पार करके आए थे। ठीक, तो इन्होंने आक्रमण क्यों किया। देखिए, एक तो पहला जो आपका भारत का उत्तर पश्चिम एरिया जो उस समय सिकंदर के सेल्यूकस के कब्जे में था, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को हरा दिया, सेल्यूकस की सत्ता यहाँ पे कमजोर हो चली थी। ठीक, अशोक क्या हुआ, शांति के मार्ग में आ गए। तो इसके बाद इस क्षेत्र पे कोई ऐसा राजा नहीं था जो उतनी आक्रामकता से रक्षा करता। उसके आने वाले अशोक के जो नेतृत्व करता थे वह इतने ज़्यादा मतलब उतने प्रबल जो थे वह एक अच्छे शासक नहीं बन पाए कि जो उन्होंने पूरे साम्राज्य को स्थिर रख सके। ठीक, दूसरा तो पहला हो गया आपका सेल्यूकस कमजोर हो गया इधर, है ना, ऐसे पॉइंट बांट लेते हैं हम लोग। ठीक, दूसरा हम अशोक की शांति नीति को ले सकते हैं। नीति के कारण क्या हुआ, उसके जो आने वाले शासक हुए वह उतना
साम्राज्य विस्तार या साम्राज्य की मजबूती पे ध्यान नहीं दिए। इसको आप ये भी लिख सकते हो कि अशोक के उत्तराधिकारियों की शिथिलता। ठीक, अशोक के उत्तराधिकारियों की शिथिलता भी बोल सकते हैं। ठीक, मतलब उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया, अयोग्य उत्तराधिकार बोल दो आप। ठीक, चीन ने दीवार बना ली, अभी मैंने बताया है ना, चीन की दीवार। ठीक, और चौथा आपका सीथियन। सीथियन शक को कहते हैं ना, ध्यान रखिएगा, जो हमने शक देखा ना उनको सीथियन भी कहते हैं। सीथियन का प्रभाव। सीथियन क्या है, जो हिंदयवन है, इनका जो शासन था मध्य एशिया में, सीथियन उसके ऊपर है। सीथियन इनको क्या है, उधर से दबा रहे थे। यह चीन की तरफ जा नहीं सकते थे क्योंकि इधर दीवार बन गई। भारत इधर सेल्यूकस और इधर भारत पे पूरा कब्जा था अशोक का, जो अब कमजोर हो चुका था। तो यही इनको मार्ग जो लगा वह सबसे सरल मार्ग लगा। तो इधर किधर चल बढ़ गए, ये भारत की तरफ बढ़ गए। ठीक, इन्होंने अफगानिस्तान में ओक्कस नदी के दक्षिण में बैक्ट्रिया है, वहां पे शासन करते थे। जहां पे ओक्कस नदी अफगानिस्तान में, इसके दक्षिण में बैक्ट्रिया जगह है, यहाँ पे शासन करते थे। इसके ऊपर सीथियन इनको दबा रहे हैं। सीथियन दबा रहा है, डर के अब ये भाई ये कमजोर हो रहे थे, नीचे आए। इधर चीन की दीवार बन गई, चीन जा नहीं सकते, इधर बच गया भारत का रास्ता। तो फिर इस तरफ यह बढ़े चले गए। ठीक, तो यह इनका कारण रहा। भारत में अगर देखा जाए तो इनका जो मुख्य शासन था वह उत्तर पश्चिम क्षेत्र पे ही था, है ना। चलिए आगे देखते हैं इसको। तो कहाँ पे शासन कर रही थी, ओक्कस नदी के दक्षिण में बैक्ट्रिया करके जगह थी, वहां पे, इसलिए इन्हें क्या बोला गया है, बैक्ट्रियन बोला गया है। ठीक, इनमें दो वंश का शासन हमको दिखता है ना। एक है आपका डेमेट्रियस, और है यूक्रेटाइड्स। ठीक, जो डेमेट्रियस प्रथम थे, उन्होंने जो राजधानी बनाई, उन्होंने पहले आक्रमण किया और राजधानी बनाई साकल को। साकल जो आज का सियालकोट है, इसको राजधानी बनाई डेमेट्रियस ने। ठीक, डेमेट्रियस जो थे वह भारतीय राजाओं की उपाधि ग्रहण करते थे। ठीक, भारतीय राजाओं की उपाधि उन्होंने ली। देखिए इन लोग की खास बात थी क्या, इन लोग के कबीलाई थे, इन लोगों को ये संगठित धर्म ऐसा कुछ नहीं था। तो ये भारत में आए तो यहाँ से जो धार्मिक चीजों है ना उसको काफी अपना लिया, मतलब यहीं के घुल मिल के रह गए। ठीक, अब आप इसमें अंतर नहीं कर सकते। ठीक, कि मतलब ये बाहर के थे कि यहीं के थे, तो यहीं पे आके यहीं के धर्म को अपना लिए, यहीं घुल मिल गए और यहीं अंततः रुक गए, बस गए। ठीक, तो और यूक्रेटाइड्स जो है, इनकी जो राजधानी थी यहाँ की थी तक्षशिला। ठीक, तो दो जो वंश में थे इन लोगों का डिवीजन था। इन्होंने जो थे आपके इधर वाले डेमेट्रियस, इन्होंने यूनानी और खरोष्ठी भाषा में सिक्के चलाए थे। ठीक, इसमें यूनानी और खरोष्ठी में सिक्कों का प्रचलन करवाए थे ना, चलवाए थे सिक्के। ठीक, देखिए जो मिनांडर था यह किस वंश का था, यह डेमेट्रियस वंश का था, जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये किस वंश का है, मिनांडर डेमेट्रियस वंश का है। मिनांडर और नागसेन एक बौद्ध थे। इन दोनों के प्रश्न उत्तर को मिलिंद पन्नों में संकलित किया गया है। मिलिंद पन्नों, इस मिनांडर को ही क्या कहा गया है, मिलिंद। ठीक, मिलिंद पन्नों में नागसेन और मिनांडर की जो वार्तालाप है उसका संकलन किया गया है। इसके जो सिक्के हैं इसमें हमें क्या मिलते हैं, धर्म चक्र मिलते हैं। धर्म चक्र बनवाया, मतलब यह था कि अब मिनांडर क्या है, बौद्ध धर्म से प्रभावित हो चुका था। ठीक, तो इसने क्या बनाया, धर्म चक्र वाले सिक्के प्रचलित करवाए थे। और सबसे पहले सोने के सिक्के मिनांडर ने ही चलवाए थे। ठीक,
सबसे पहले क्या किया, सोने के सिक्के मिनांडर ने चलवाए। चलिए आगे देखते हैं, यही 3 शासक हमको देखना है बस, ठीक। अब देखते हैं कि इस हिंद यवन से भारत को क्या क्या मिला। ये जो बैक्ट्रियन शासन आया या ये जो यूनानी शासन आया, इसकी देन क्या थी, तो हम बोलते हैं यूनानी शासन की देन। पहला देखिए क्या है, राजत्व का देवी सिद्धांत, ठीक। आप आज भी कहीं कहीं कबीले में देखते हो कि एक ही जो वंश वाले हैं या जो राजतंत्र चलता है उस टाइप की व्यवस्था थी, एक ही खून वाले बस आगे नेतृत्व रख कर सकते थे, दूसरा को करने नहीं देते थे, क्योंकि एक सिद्धांत ही लोग लगाते थे, राजत्व का देवी सिद्धांत, मतलब इस खून वाले को ही ऊपर से देवता ने बोला कि भाई तुमको जाके शासन करना है, समझे। यह आपका राजत्व का देवी सिद्धांत। तो ये हमने कहाँ से लिया, यह यूनानियों की देन थी। मुद्राओं में इन्होंने नाम, चिन्ह और तिथि का अंकन करना सिखाया, ठीक। मुद्राओं में नाम, चिन्ह और तिथि का अंकन सिखाया। देखिए इस तो इन्हीं के समय, यूनानियों के समय ही ऐसे सिक्के निकले कि आप सिक्के देख के बता सकते हो किस राजा के शासन के वर्ष के रहे, जबकि जो पहले पंचमार्क सिक्के थे उससे ऐसा कुछ ज्ञान नहीं होता है कि उसमें कोई राजा का मुहर हो, कोई तिथि हो, ऐसा कुछ नहीं मिलता, ठीक। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। यूनानियों ने ज्योतिष कला, जो ज्योतिष कला भारत में चल रही है, बोला जाता है ये यूनानियों की देन है, तो ज्योतिष कला, ठीक। और एक कला है हेलेनिस्टिक कला, स्थापत्य की। और रंगमंच में पर्दे का निर्माण इन्होंने सिखाया। पर्दे को इन लोग क्या बोलते थे, यवनिका। रंगमंच में जो पहले पर्दा नहीं लगता था, इन लोगों ने पर्दा लगाना सिखाया रंगमंच पे। रंगमंच के पर्दे को क्या बोले आपको, यवनिका, ठीक। यूक्रेटाइड जो वंश हम देख रहे थे उसका एक राजा था एंटिलियाकडिस, ठीक। क्या, एंटियालकडिस, एंटियालकडिस, ठीक। इसका दूत था हेलियोडोरस, ठीक, जिसको इसने कहाँ भेजा था, शुंग शासक के यहाँ भेजा था, और इसी ने कहा विदिशा में क्या, गरुड़ स्तंभ की स्थापना कराई थी, और बाद में क्या, भागवत धर्म को स्वीकार कर लेता है आपका हेलियोडोरस। तो इतना आपको ध्यान रखना है बैक्ट्रियन में, ठीक। फिर बैक्ट्रियन के बाद पीछे से आ रहे हैं शक, जिसे सीथियन कहा गया, बोला ना सीथियन के दबाव में इधर भागे, ये आते गए, बैक्ट्रियन धीरे से खत्म हो गए, सीथियनों ने खत्म किया और अपना शासन स्थापित कर लिया। क्या बोला गया, शक को सीथियन बोला गया है। भारत और अफगानिस्तान में इनके 5 केंद्र थे। शकों के कितने थे, 5 केंद्र थे, ध्यान रखिएगा, ठीक। कौन कौन से हैं, अफगानिस्तान, पंजाब, मथुरा, पश्चिम भारत, उत्तरी दक्कन। कौन कौन से, अफगानिस्तान, पंजाब, पश्चिमी भारत, उत्तरी दक्कन और मथुरा, ठीक। यह 5 क्षेत्र इनके केंद्र है। ये कहाँ से आते हैं भारत, यह आते हैं बोलन दर्रे से। देखिए अगर चीन की दीवार नहीं बनी होती या भारत ने भी उस समय एक दीवार बना दी होती तो यह फिर भारत में नहीं आ पाते, फिर यह चीन तरफ जाते या फिर उधर ईरान तरफ सड़कने भागते, ठीक। चीन ने दीवार बना दी थी, उधर जा नहीं सकते, भारत पास दीवार थी नहीं, एक ही मतलब कि समृद्ध इलाके में ये बच गए, यहाँ बन जाती फिर इधर आने का इनको मौका ही नहीं मिलता। कहाँ निकलते फिर इधर आपके मतलब कि पश्चिम तरफ फिर जाते हैं लोग, ठीक। तो बोलन दर्रे से यह भारत प्रवेश करते हैं, ठीक। देखिए इसमें जो है 2 वंश प्रमुख हैं, एक है आपका छहरात वंश, एक है कादर्मक वंश। छहरात और कादर्मक, है ना। जो छहरात वंश है इसके जो प्रमुख शासक हैं वह है नहपान। इनका जो शासन था वह नासिक क्षेत्र में था, और जो कादर्मक है इनके जो प्रमुख शासक थे वह थे आपके रुद्र दामन, काफी फेमस शासक है ना। और इनका जो एरिया था यह था आपका उज्जैन जो क्षेत्र था, ठीक।
नहपान को आपके गौतमी पुत्र सातकर्णी ने हराया था। ठीक। रुद्रदामन काफी फेमस शासक था। रुद्रदामन को क्या संस्कृत बहुत पसंद थी। रुद्रदामन ने जो सुदर्शन झील है उसका पुनर्निर्माण कराया। जब रुद्रदामन ने पुनर्निर्माण कराया तो वहां पे जो इनका जो अधिकारी था वह कौन था? सुविशाख, या वहां का सामंत कहे तो। और इन्होंने पहली बार संस्कृत में जूनागढ़ अभिलेख को ही, गिरनार अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख को क्या किया? संस्कृत में, पूर्ण रूप से संस्कृत में लिखवाया। तो भारत में अगर अभिलेखों में सबसे पुराना संस्कृत अभिलेख देखा जाए तो यही है आपका जूनागढ़ अभिलेख, जो पूर्ण रूप से संस्कृत में लिखा गया है। ठीक। इस वंश का जो अंतिम शासक था वह था आपका रुद्र सिंह तृतीय। ठीक। जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित किया था। ठीक। इसी समय जब ये शकों का शासन चल रहा था तो एक आता है 57 ईसा पूर्व, एक उज्जैन के आसपास एक राजा का उल्लेख मिलता है, विक्रमादित्य। कहा जाता है कि इन्होंने शकों को मार के भगा दिया था और इसीलिए जो इन्हीं के नाम से 57 ईसा पूर्व को क्या बोला जाता है? विक्रम संवत। और इसके बाद से ही यह जो उपाधि बन जाती है इनका नाम, और आगे आने वाले गुप्त साम्राज्य के चंद्रगुप्त द्वितीय तक ऐसी उपाधि कई लोगों ने ली। करीब 13 या 14 लोगों ने विक्रमादित्य की उपाधि ली है भारतीय इतिहास में। ठीक, मेरे ख्याल से 14 लोग हैं, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद आते हैं आपके, ये वंश समाप्त हुआ, चंद्रगुप्त हराया, विक्रमादित्य हराया, वंश खत्म हुआ। फिर आते पार्थियन। ठीक, पार्थियन या पहलव, ये बहुत छोटे क्षेत्र में शासन करते हैं, उत्तर पश्चिम में भारत के। ठीक, इनके जो मिथ्रेडेट्स को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इनमें नाम याद कीजिए, मिथ्रेडेट्स वास्तविक संस्थापक है। जो सबसे प्रमुख शासक है जिनका नाम काफी फेमस है वो है आपके गोंडोफर्नीस। ठीक, तख्ते बही अभिलेख है इनका, तख्ते बही अभिलेख। ठीक, इसमें इनको गुदुवहर भी कहा गया है और बिंदफर्ण भी बोलते हैं इनको। ठीक, ये 2-3 नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलिए पार्थियन के बाद यूची कबीला या जिसे कुषाण बोलते हैं वो आते हैं। कुषाण है ना, यूची भी बोलिए या तोचेरियन ऐसे नाम याद रखिए, पूछता है तोचोरियन, ऐसे आपको नाम याद रखना है। ठीक, अच्छा देखिए, पार्थियन जो आए उनका जो मूल स्थान था वह क्या था? ईरान। ठीक, इन लोगों का जो था ये तुर्कमेनिस्तान का जो अभी का इलाका है, चीनी तुर्कमेनिस्तान का जो अभी का इलाका है, वहां से आए थे आपके कुषाण। ठीक, देखिए इनका जो आने का क्रम था ये भी वैसे ही थे, वहां से कबीलाई थे, उधर से हमला करते करते आगे बढ़ रहे थे, जहां मिला लूटो खसोटो खाओ फिर आगे बढ़ जाओ। पहले इन्होंने बैक्ट्रिया पे कब्जा किया। ठीक, बैक्ट्रिया पे कब्जा किया, उसके आगे बढ़े तो काबुल घाटी पे कब्जा किया, उसके आगे बढ़ते हैं तो फिर गांधार जाते हैं। ठीक, और इनका विस्तार देखा जाए तो हम एक अक्कास नदी देखे थे, है ना। लास्ट में जो इनका विस्तार होता है वो अक्कस नदी कहाँ थी? अक्कस नदी थी आपके अफगानिस्तान से गंगा नदी तक, और इधर खुरासन। ठीक, खुरासन से पाटलिपुत्र तक का इन्होंने विस्तार कर लिया। मतलब कि आप मध्य एशिया का लगभग काफ़ी ज़्यादा क्षेत्र और इधर आप पाटलिपुत्र तक उत्तर भारत में इन्होंने अपना साम्राज्य फैला लिया था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। देखिए इनके भी 2 राजवंश थे। ठीक,
एक आपका कुडफिसस चलेगा और एक आपका जिसका कनिष्क थे, ठीक, कनिष्क राजवंश। तो सबसे पहले जो है वह कुजुल कुडफिसस को देखते हैं हम। कुजुल कुडफिसस, ठीक, इनको कुडफिसस एक भी बोला जाता है, प्रथम भी बोला जाता है, ठीक। देखिए कुजुल कुडफिसस जो थे यह क्या किए, हिंदुकुश पर्वत को पार करके आए थे, ठीक, और इन्होंने तांबे के सिक्के चलाए। कहाँ से आए, हिंदुकुश को पार करके, और सिक्के कैसे चलाए, तांबे के, ठीक। कुजुल कुडफिसस के बाद विम कुडफिसस आते हैं, ठीक, विम कुडफिसस, इनको कुडफिसस सेकंड बोल देते कई जगह, है ना। तो विम कुडफिसस आते हैं, देखिए आते हैं और बताया कबीलाई लोग हैं, इनका कोई निश्चित धर्म नहीं था, तो आके भारत की संस्कृति इनको बहुत पसंद आती है, तो ये शिव के भक्त हो जाते हैं और उपाधि लेते हैं महेश्वर की, ठीक। किसकी उपाधि लिए, महेश्वर की। इन्होंने सोने के सिक्के चलाए थे, विम कुडफिसस ने सोने के सिक्के चलाए थे, जिसमें एक तरफ यूनानी लिपि होती थी और एक तरफ खरोष्टी लिपि होती थी। विम कुडफिसस आपका जो हिंदुकुश के दक्षिण में साम्राज्य विस्तार करता है, और जो आपके विम कुडफिसस थे यह गंगा के पूर्व में का साम्राज्य विस्तार करते हैं, ठीक, गंगा के पूर्व में, ठीक, नहीं यार ये कहते हैं सिंधु के पूर्व में, ठीक, सिंधु के पूर्व में अपना क्या पूरा इधर, फिर इधर वाला एरिया चालू हो जाएगा अपना दक्षिण का पूरा, मतलब उत्तर दक्षिण बोला मतलब ये अपना दिल्ली और इधर का एरिया पाटलिपुत्र तक, ठीक। तो जो इधर विस्तार करते हैं वो आपके विम कुडफिसस इधर विस्तार करते हैं। ध्यान रखिएगा ये कि शिव के ना बहुत बड़े, मतलब कि बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, बहुत भक्त थे, तो महेश्वर की उपाधि इन्होंने धारण की थी, ठीक। इनके बाद आता है आपका कनिष्क का राजवंश, कनिष्क राजवंश, ठीक। ये कुषाणों का उल्लेख जाता है सबसे ज़्यादा शुद्ध सोने के सिक्के चलाने में, ठीक। कनिष्क का नाम दो कारण से फेमस है। एक तो 78 ईसा पूर्व को इन्होंने क्या बना दिया था, शक संवत चालू किया, ठीक, जो भारतीय अभी हम जो कैलेंडर कहते हैं भारत शासन ने भी से स्वीकार किया है, ठीक। जो कनिष्क थे इन्होंने कैसर और सीजर जैसी उपाधि धारण की, ध्यान रखिएगा, कैसर और सीजर जैसे उधर पे रोम तक ली जाती थी, वैसी उपाधि कैसर और सीजर की इन्होंने धारण की थी। चलिए आगे देखते हैं, ठीक। तो इन्होंने कैसर और सीजर की उपाधि धारण की। कहा जाता है कि इनका जो एक राजधानी थी पेशावर थी, एक राजधानी आपकी क्या है, पेशावर, जिसे पुरुषपुर कहा जाता था, और एक राजधानी इन्होंने मथुरा को बनाई थी, ठीक। इनके काल में ही आपकी चतुर्थ बौद्ध संगीति होती है, ठीक, जानते हैं हम लोग। हीनयान महायान का विभाजन होता है। कनिष्क के दरबार में कुछ बहुत ही उस समय के विद्वान लोग शामिल थे, जिसमें एक चरक था, ठीक, उनके काल के हैं चरक, ठीक, अश्वघोष, वासुवित और नागार्जुन और चरक, ये चारों ध्यान रखिएगा, पूछते हैं कि यह किसके राज दरबार में थे। चारों अश्वघोष, विश्वामित्र, वासुमित्र, नागार्जुन और चरक, ठीक। कनिष्क जो थे उन्होंने, मतलब इस संप्रदाय ने जो हुआ, इन्होंने पूरे आपका जो सिल्क मार्ग था, मतलब जो यूनान से चीन को जोड़ता था, उस पर पूरा कब्जा कर लिया था, और उस मार्ग से जो पैसा आता था उसके कारण यह जो साम्राज्य था वो काफ़ी धनी साम्राज्य था, ठीक। कनिष्क ने युद्ध में, बोलते हैं, चीन के शासन से युद्ध किया, और उस शासक का नाम था पांचाओ। पहले तो कनिष्क एक बार हार जाता है, लेकिन दूसरी बार जीत जाता है। वही सिल्क रूट को, पैसे सिल्क रूट में जो कर लगाता था उसको लेके कहते हैं यह युद्ध हुआ था, ठीक। सिल्क रूट क्या था, जो आपका ये पूरा मध्य एशिया का जो रूट है, जो पूरा यूनान से लेके चीन तक का जहाँ से व्यापार होता था उस समय था, स्थल मार्ग से, उस पर पूरा कब्जा करके रखा था कनिष्क ने, ठीक। मथुरा से कनिष्क की एक बहुत ही प्रसिद्ध मूर्ति है, जिसमें कनिष्क बढ़िया एक लंबा सा जूता पहने हुए और एक कोट पहने हुए खड़ा है, ठीक। कनिष्क
पर बस इतना ही ध्यान रखना है। कनिष्क के बाद एक शासक आता है हुविस्क, कहते हैं कश्मीर में इसने हुविष्कपुर नगर का निर्माण करवाया था। ठीक, हुविस्क के सिक्कों पे शिव, नंदी, विष्णु इन सब की आकृति मिलती है। ठीक, आपको ध्यान रखना है। अगला हुविस्क अगर पूछे कि सिक्कों पे शिव, नंदी, विष्णु इन सब की आकृति किसने खुदवाई, हुविस्क ने खुदवाई थी। ठीक, देखिए भारत की संस्कृति इतनी ज्यादा, मतलब उस समय क्या बोलते हैं, मतलब भारत की संस्कृति हमेशा इतनी ज्यादा उदार रही है कि जो आता था वो यहाँ समा जाता था। इन लोग भी आए, किसी और संस्कृति से आए, कबीलाई संस्कृति में कोई निश्चित धर्म ऐसा नहीं रहता था, तो यहाँ पे आए, इनको यहाँ की जो धार्मिक व्यवस्था पसंद आई और उन्होंने उस चीज को क्या कर लिया, अपना लिया और फिर यहीं के होके रह गए। यहाँ से कोई भी वापस नहीं गया है। ठीक, तो यह है आपका। और अगर अंतिम सम्राट देखें कनिष्क, उसमें तो वासुदेव करके एक नाम मिलता है ना, अंतिम महान सम्राट में नाम मिलता है वासुदेव का। ठीक, देखिए इनके समय जो प्रमुख बुद्धिमान व्यक्तियों की बात की है हम लोग, विज्ञ थे जो अश्वघोष, वासुमित्र, नागार्जुन और चरक, है ना, जो इस समय इनके क्या थे, जो चिकित्सा देखते थे वो चरक थे। ठीक, जो अश्वघोष का है, अश्वघोष का है रचना, वह है आपका बुद्ध चरित्र और सूत्रालंकार। देखिए बुद्ध चरित्र को ना बौद्धों की रामायण भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन को। ठीक, बुद्ध चरित्र को बुद्ध की रामायण। रामायण क्या है, देखिए रामायण में राम का चरित्र बताया गया है और इस बुद्ध चरित्र में क्या गया है, बुद्ध का चरित्र बताया गया है, इसलिए ध्यान रखिएगा। जो बुद्ध का चरित्र है उसको किससे की गई है, रामायण से तुलना की गई है। नागार्जुन का है माध्यमिक सूत्र। देखिए नागार्जुन की तुलना मार्टिन लूथर किंग से की गई है। यह होता है गुलामी का बुरा प्रभाव, भारत गुलाम था इसलिए यहाँ के जो विद्वान हैं उनकी तुलना बाहर से की गई। ठीक, जबकि नागार्जुन जब आए तो कैसे, पहले जो आया उसकी तुलना बाद वाले से कैसे करोगे, उसकी तुलना इससे होनी चाहिए थी, है ना। बहुत बड़े विद्वान थे बोला जाता है नागार्जुन, उनके माध्यमिक सूत्र काफी फेमस है। चरक की चरक संहिता तो पता ही है ना। और हैं आपके वासुमित्र। वासुमित्र ने एक किताब लिखी है, उसका नाम है महाविभाष्य। महाविभाष्य, ठीक, इसको बौद्धों का विश्व कोश भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक, महाविभाष्य को क्या बोलते हैं, बौद्धों का विश्व कोश। ठीक, तो इतना हमको विदेशी शासकों का मौर्योत्तर काल में देखना है। ठीक, कनिष्क एक बहुत इंपॉर्टेंट शासक है ना। अगर आपको सेलेक्टेड पढ़ना है तो मेरे हिसाब से कनिष्क पढ़ना चाहिए। ठीक, तो और क्रम तो आप याद रखिए, तो ज़्यादातर क्वेश्चन तो क्रम से ही पूछ लेता है कि आपके जो हिंद यूनानियों का जो आक्रमण हुआ इसका क्रम बताइए। ठीक, जैसा हम पढ़े वही क्रम है, बैक्ट्रियन, शक, पहला और कुषाण। ठीक, चलिए ठीक है, आज का सेशन यहाँ समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।